बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए बीपीएससी 130 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ और जिसका टाइटल है भारतीय सरकार और राजनीति। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 इयर्स के PYQ के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें पिकअप करके फिर लिए गए हैं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों की जो है सही प्रिपरेशन करोगे बढ़िया से तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे और 100 में से 100 लिख के आओगे। और यह वीडियो जो है वो इग्नू जून एंड दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चलिए दोस्तों हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक के बाद सभी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, जो भारतीय राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। तो जो पहला प्रश्न है वो हमें क्या पूछ रहा है कि जो भारतीय राजनीति का अध्ययन है वो हम एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे कर सकते हैं। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आर्थिक आधार और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है। यह दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है जिनके अनुसार समाज की राजनीति और वैचारिक संरचना उसकी आर्थिक व्यवस्था से निर्धारित होती है। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है इसके अनुसार भारतीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आर्थिक आधार जो हमारी आधार संरचना है और दूसरा वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है। और यह जो दृष्टिकोण है ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार समाज की राजनीतिक और वैचारिक संरचना उसकी आर्थिक व्यवस्था से ही निर्धारित होती है। और फिर भारत में इस दृष्टिकोण से राजनीति को समझने के लिए भारत को विभिन्न वर्गों जैसे पूंजीपति, मजदूर, किसान और भूमिहीन वर्ग में विभाजित करके देखा जाता है। इन वर्गों के बीच हितों का टकराव राजनीति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूर संगठनों की गतिविधियां वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यह भी मानता है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है बल्कि यह शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। भारतीय राजनीति में कई नीतियां और कानून प्रभावशाली वर्गों के पक्ष में झुके हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह दृष्टिकोण जाति और वर्ग के संबंध को भी महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। अतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता और सत्ता के वितरण पर विशेष बल देता है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के निष्पादन में चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के निष्पादन में चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन दोनों के निष्पादन में कई चुनौतियां सामने आती है। उसके बाद है हमारी पहली चुनौती संसाधनों की कमी है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन आवश्यक होते हैं जो विकासशील देश होने के कारण भारत में सीमित है। दूसरी चुनौती कानूनी बाध्यता का अभाव है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय है जिससे सरकारें उन्हें अक्सर प्राथमिकता नहीं देती। उसके बाद तीसरी चुनौती मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की है। कई बार राज्य की नीतियां जैसे भूमि सुधार व्यक्तिगत अधिकारों से टकरा जाती है जिससे संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। चौथी चुनौती सामाजिक और आर्थिक समानता है।
गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के कारण मौलिक अधिकारों का वास्तविक लाभ सही तक नहीं पहुंच पाता। अंततः राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिससे इन प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो है राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। राजनीति में जाति की भूमिका भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है। भारत जैसे बहुस्तरीय समाज में जाति केवल सामाजिक पहचान ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले चुनावी राजनीति में जाति एक प्रमुख आधार बन जाती है। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे चुनावों में जातीय ध्रुवीकरण बढ़ता है। दूसरे, जाति के राजनीतिक जागरूकता और प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया है। पिछड़े वर्गों और दलितों ने राजनीति के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, जिससे सामाजिक न्याय को बल मिला। इस संदर्भ में आरक्षण नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि जाति की भूमिका के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। यह राष्ट्र एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती उत्पन्न करती है, क्योंकि लोग अक्सर योग्यता के बजाय जाति के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलता है। और अंततः यह कहा जा सकता है कि जाति भारतीय राजनीति में एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक ओर यह समानता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर विभाजन और संघर्ष को भी जन्म देती है। इसलिए आवश्यकता है कि राजनीति में जाति के प्रभाव को संतुलित और सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जाए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये जो नोट्स हैं उसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके परचेज़ कर ले। और हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंधों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंधों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंधों की प्रकृति भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो यह किस पे आधारित है? भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। इस प्रणाली में कैबिनेट और सांसद के बीच घनिष्ठ और परस्पर संबंध होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट संसद से ही निकलती है। प्रधानमंत्री और मंत्रीगण संसद के सदस्य होते हैं, जिससे दोनों के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। दूसरे, कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तो दूसरा हमारा क्या? दूसरा है कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तीसरे, व्यवहार में कैबिनेट संसद का पर नियंत्रण भी देखा जाता है। क्या? व्यवहार में कैबिनेट का संसद पर नियंत्रण भी देखा जाता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत होता है, इसलिए अधिकांश विधेयक आसानी से पारित हो जाते हैं। इस कारण कभी कभी संसद की भूमिका औपचारिक प्रतीत होती है। चौथा, विधायी और कार्यपालिका के बीच समन्वय बना रहता है। कैबिनेट नीतियाँ बनाती है और संसद उन्हें कानून का रूप देती है। तो कैबिनेट क्या करता है? कैबिनेट नीति बनाता है और जो संसद है उन्हें एक कानून का रूप देता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे दल बदल, पार्टी व्हिप और बहुमत का दबाव, जो संसद की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है।
अतः कहा जा सकता है कि भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंध सहयोग और नियंत्रण दोनों पर आधारित है, जो लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस प्रभुत्व युग की विशेषताओं और इसके पतन की व्याख्या कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कांग्रेस प्रभुत्व युग की विशेषता और इसके पतन का जो हमें व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है अच्छे से। कांग्रेस प्रभुत्व युग भारतीय राजनीति का वह दौर था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक प्रणाली पर व्यापक नियंत्रण था। यह काल लगभग 1952 से 1967 तक माना जाता है। तो कांग्रेस प्रभुत्व युग भारतीय राजनीति का कौन सा दौर था? वह जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीति प्रणाली पर क्या था? व्यापक नियंत्रण था। और ये काल लगभग कब से कब तक चला? 1952 से 1967 तक। कांग्रेस प्रभुत्व युग का जो विशेषता है वो है कि विशेषता एक दलीय प्रभुत्व थी, जिसमें कांग्रेस ने लगातार चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त किया। यह समावेशी पार्टी प्रणाली थी जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के कारण जनता में व्यापक समर्थन बनाए रखा। इस दौर में स्थिर सरकार और नीति निरंतरता देखने को मिली, जिससे देश में विकास योजनाओं को बढ़ावा मिला। और पांचवा है नेतृत्व की प्रभावशीलता, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी को मजबूत बनाए रखा। उसके बाद है कांग्रेस प्रभुत्व के पतन के कारण। ये खत्म कैसे हुआ कांग्रेस का प्रभुत्व? सबसे प्रमुख कारण आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष था। दूसरा, आर्थिक समस्या जैसे गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से जनता में क्या हुआ? बहुत असंतोष बढ़ गया। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय, जिसने कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका प्रभुत्व कमजोर हुआ। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के बढ़ने से मतदाता अधिक विकल्पों की ओर आकर्षित होने लगे। अतः कांग्रेस प्रभुत्व युग भारतीय राजनीति में स्थिरता और एकता का प्रतीक था, जबकि उसका पतन बहुदलीय लोकतंत्र के विकास और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात जेंडर आधारित आंदोलनों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात जेंडर आधारित आंदोलन ने भारत में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं जो है कि यह समान अधिकारों की मांग है, महिलाओं में शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अवसरों के लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने कानूनी और नीतिगत सुधारों पर बल दिया। दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि के विरुद्ध कानून बनाने और उन्हें लागू कराने के लिए प्रयास किए गए। तीसरी विशेषता जो है वो सामाजिक जागरूकता का विस्तार है। इन आंदोलन ने समाज में पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ चेतना पैदा की और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जनमत तैयार किया। उसके बाद है इन आंदोलनों की समावेशी और बहुआयामी प्रकृति है। इसमें शहरी, ग्रामीण, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी शामिल रही, जिससे यह आंदोलन व्यापक बना। उसके बाद पांचवा है स्वायत्तता। महिला संगठनों और NGOs की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने संगठित रूप से महिलाओं के मुद्दे को क्या किया? उठाया और उन्हें सरकार के सामने लेके आया। अतः स्वतंत्रता पश्चात जेंडर आधारित आंदोलन भारतीय समाज में समानता, अधिकार और गरिमा स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम रहे हैं। आई होप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ सब एक लाइन से नोट भी करते जाए, और जो नोट नहीं कर रहे हैं वो हमसे PDF परचेज़ कर ले। और यह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध है सबके लिए। अब है हमारा अगला प्रश्न जो है
भारतीय राजनीति का अध्ययन गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राजनीति का अध्ययन एक गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है। तो गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन नैतिकता, सत्य और अहिंसा के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, जिनके अनुसार राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि जनसेवा और नैतिक उन्नति का माध्यम होना चाहिए। गांधीवादी दृष्टिकोण में सत्य और अहिंसा को राजनीति के मूल सिद्धांत माना गया है। तो गांधीवादी दृष्टिकोण में किसको मूल सिद्धांत माना गया है, तो वो है अहिंसा और सत्य को। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक संघर्ष शांतिपूर्ण और नैतिक तरीकों से होना चाहिए। सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन प्रमुख साधन हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति को समझने के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली का समर्थन किया, जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और स्वशासी बनाया जाए। इसके अतिरिक्त गांधीवादी विचारधारा सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर भी आधारित है, जिसमें अमीर वर्ग को समाज के हित में अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। अतः गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को नैतिकता, जनहित, विकेंद्रीकरण और अहिंसा के आधार पर समझने का एक आदर्श और मानवीय तरीका प्रस्तुत करता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। क्या है? मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन पर नागरिक अदालत का सहारा ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे समानता, स्वतंत्रता आदि। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देना है। मौलिक अधिकार मुख्यतः राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल देते हैं। दोनों मिलकर संविधान के आदर्शों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारत में मौलिक कर्तव्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों के प्रति नैतिक दायित्व है, जो 1976 में जोड़े गए। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय भावना और जिम्मेदारी विकसित करना है। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों के प्रति एक नैतिक दायित्व है, जो 1976 में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य है नागरिकों में राष्ट्रीय भावना और जिम्मेदारी को विकसित करना। इनका पहला महत्व यह है कि ये नागरिकों को संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना सिखाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। तीसरा, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए जागरूक बनाते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये नागरिकों के आचरण को दिशा देते हैं। अतः मौलिक कर्तव्य एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का विश्लेषण कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि जो कांग्रेस व्यवस्था थी उसके टूटने का विश्लेषण कीजिए कि कैसे कैसे क्या हुआ था।
कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का अर्थ है भारतीय राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक चले प्रभुत्व का अंत। यह प्रक्रिया विशेष रूप से 1967 के आम चुनाव के बाद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहला कारण आंतरिक गुटबाजी था। तो इसका पहला कारण क्या था? आंतरिक गुटबाजी था। कांग्रेस के भीतर विभिन्न नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष बढ़ने लगा, जिससे जो संगठन है वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद नेतृत्व संकट उत्पन्न हुआ। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मजबूती और सर्व स्वीकार्य नेतृत्व का अभाव महसूस हुआ। तीसरा, आर्थिक समस्या जैसे महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के कारण जनता में असंतोष बढ़ा, जिससे कांग्रेस का अनादर कमज़ोर हुआ। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जिससे कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती दी और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी। सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरूकता के कारण मतदाता अधिक विकल्पों की ओर आकर्षित हुए। इसके अलावा 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके संगठन को और मजबूत कर दिया। अतः कांग्रेस व्यवस्था का टूटना भारतीय राजनीति में बहुदलीय प्रणाली के विकास और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने का संकेत है, जिससे लोकतंत्र को और अधिक सक्रिय और प्रतिस्पर्धी बनाया। और उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता पश्चात श्रमिक आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो जो स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हमारे देश में श्रमिक आंदोलन हुआ, उसके बारे में हमें बताना है और पढ़ना है। स्वतंत्रता पश्चात श्रमिक आंदोलनों ने भारत में मजदूरों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहली विशेषता जो है संगठित स्वरूप। स्वतंत्रता के बाद श्रमिकों ने ट्रेड यूनियनों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष किया। उसके बाद इन आंदोलनों का राजनीतिक दलों से जुड़ाव रहा है। कई ट्रेड यूनियन विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रही है, जिससे इन आंदोलनों को राजनीतिक समर्थन मिला, लेकिन कभी कभी यह निर्भरता उनकी स्वतंत्रता को सीमित भी करती है। उसके बाद तीसरा जो विशेषता है वो आर्थिक मांगों पर जोर। श्रमिकों ने बेहतर वेतन, कार्य की उचित परिस्थितियां, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। चौथी, इन आंदोलनों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जैसे साधनों का व्यापक उपयोग हुआ। उसके बाद पांचवा है, समय के साथ इन आंदोलनों की विविधता बढ़ी और जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूर, महिला श्रमिक और ठेका श्रमिक भी शामिल हुए हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद श्रमिक आंदोलनों के सामने नई चुनौतियां आई, जैसे रोजगार की अस्थिरता और निजीकरण। अतः स्वतंत्रता पश्चात श्रमिक आंदोलन श्रमिक हितों की रक्षा और सामाजिक आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बने रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो हमारा भारतीय राजनीति का अध्ययन है उसमें उदारवादी और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, दोनों के बीच हमें अंतर को देखना है। भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट अंतर उनके मूल सिद्धांतों और दृष्टि में दिखाई देता है। सबसे पहले उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और समान अवसर पर बल देता है। यह मानता है कि राज्य का कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है और लोकतंत्र, चुनाव तथा कानून के शासन के माध्यम से समाज में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो किसके विचारों पर आधारित है? तो वह कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है और यह आर्थिक संरचना तथा वर्ग संघर्ष को राजनीति का मूल आधार मानता है।
इसके अनुसार समाज में शोषण और असमानता पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा अंतर यह है कि उदारवादी दृष्टिकोण राज्य को एक निष्पक्ष संस्था मानता है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य को शासक वर्ग का उपकरण मानता है। तीसरा, उदारवाद सुधार और क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करता है, जबकि मार्क्सवाद क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करता है। और जो चौथा है वो है उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण समूह और वर्ग केंद्रित होता है। अतः दोनों दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को समझने के अलग अलग तरीके प्रस्तुत करते हैं। एक स्वतंत्रता और लोकतंत्रता पर आधारित है, तो दूसरा समानता और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में उदारवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और पारस्परिक पद्धति है जो राज्य, संविधान, संस्थाओं और व्यक्तिगत अधिकारों पर विशेष जोर देता है। तो यह कैसा है? तो जो हमारा उदारवादी दृष्टिकोण है, यह हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और पारस्परिक पद्धति है जो राज्य, संविधान, संस्था और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः संवैधानिक ढांचे, विधि के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यों का विश्लेषण करता है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राजनीति को समझने के लिए संविधान, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। यह मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और मौलिक अधिकारों का संक्षेप सर्वोपरि होना चाहिए। तो यह क्या मानता है कि स्वतंत्रता, समानता और मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह दृष्टिकोण राजनीति को एक तर्कसंगत और नियमबद्ध प्रक्रिया के रूप में देखता है, जहां सभी निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिए जाते हैं। यह सत्ता के विभाजन और जांच और संतुलन को लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक मानता है। हालांकि उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह सामाजिक आर्थिक समानताओं, वर्ग संघर्ष और ज़मीनी वास्तविकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। फिर भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यह समझने में यह एक आधारभूत और उपयोगी दृष्टिकोण माना जाता है। तो कृपया आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। हम बहुत ही इससे आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे, और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो है भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और विकसित संविधानों में से एक है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। तो यह जो है लिखित एवं विस्तृत संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित रूप में है और इसमें शासन के सभी अंगों, अधिकारों और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो भारतीय संविधान किस रूप में है? एक लिखित रूप में है। उसके बाद दूसरा विशेषता है संघात्मक व्यवस्था। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, लेकिन इसमें एकात्मक तत्व भी विद्यमान है। तो इसमें क्या किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जहां वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है।
मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद चौथा है हमारे पास राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो ये क्या करते हैं? सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। उसके पास बाद है धर्मनिरपेक्षता, मतलब राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देता, बल्कि उनके नज़र में सभी धर्म एक बराबर है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है ताकि वह संविधान की रक्षा कर सके। उसके बाद है एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इन विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक, समावेशी और संतुलित शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। तो ये कह रहा है संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फंडामेंटल राइट जो है किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसका जो है महत्वपूर्ण विशेषता जो है पहला, वो है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये तीसरा भाग में दिए गए हैं, जो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। न्यायालय द्वारा संरक्षण। यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। तो दूसरा क्या है हमारे पास? न्यायालय द्वारा संरक्षण। तो इसमें जो क्या होता है, यदि किसी को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो जो नागरिक है वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और इसी को ही संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। उसके बाद है समानता का सिद्धांत। यह अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद है अगला स्वतंत्रता की गारंटी। अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, आवागमन आदि की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद है सीमित प्रकृति। यह अधिकार पूर्ण नहीं है। राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उसके बाद है नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। कुछ अधिकार राज्य को हस्तक्षेप से रोकते हैं, जैसे स्वतंत्रता, जबकि कुछ राज्य को सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सभी के लिए लागू कुछ अपवादों सहित अधिकांश अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इन विशेषताओं के कारण मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं और नागरिकों की गरिमा एक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि भारत में लिंग आधारित आंदोलन की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत में लिंग आधारित जो आंदोलन है उसकी प्रकृति और प्रभाव का वर्णन करने बोल रहा है। भारत में जेंडर बेस्ड मूवमेंट, लिंग आधारित आंदोलन का उद्देश्य समाज में महिलाओं और अन्य लैंगिक समूहों के साथ होने वाले भेदभाव, असमानता और हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करना रहा है। इन आंदोलनों की प्रकृति और प्रभाव को संक्षेप में इस प्रकार समझा जाता है। इसकी प्रकृति,
तो इसका प्रकृति क्या क्या है? समानता और अधिकारों पर केंद्रित। ये आंदोलन महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और राजनीतिक भागीदारी के समान अधिकार की मांग करते हैं। दूसरा है सामाजिक सुधारवादी स्वरूप। दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। उसके बाद विविध और बहुआयामी। इनमें ग्रामीण, शहरी, दलित, आदिवासी और मध्यवर्गीय महिलाओं की अलग अलग समस्याएं शामिल होती है। चौथा है संगठित और असंगठित दोनों रूप में। कुछ आंदोलन संगठनों और एनजीओ द्वारा संचालित है, जबकि कई स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के रूप में उभरे हैं। अब है यहाँ नारीवाद दृष्टिकोण का प्रभाव। ये आंदोलन पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती देते हैं और लैंगिक न्याय की मांग करते हैं। उसके बाद है इसके प्रभाव। इसके क्या क्या प्रभाव पड़े? पहला, कानूनी सुधार। दहेज निषेध कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून जैसे कई महत्वपूर्ण कानून बने। उसके बाद है जागरूकता में वृद्धि। समाज में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ी। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुआ। फिर जो है चौथा, प्रतीकात्मक सोच को चुनौती मिली और धीरे धीरे सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आया। और फिर सशक्तिकरण, महिलाओं में आत्मविश्वास और अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ी। अतः लिंग आधारित आंदोलन भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक रहे हैं। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है भारत में श्रमिक और किसान आंदोलनों पर उदारीकरण के प्रभाव की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो भारत में उदारीकरण 1991 के बाद श्रमिक और किसान आंदोलनों की प्रकृति, स्वरूप और मुद्दों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। श्रमिक आंदोलनों पर प्रभाव। तो उदारीकरण के बाद निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण स्थायी रोजगार में कमी और ठेका प्रथा में वृद्धि हुआ। इसमें श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई और ट्रेड यूनियनों की शक्ति घटने लगी। श्रमिक आंदोलन अब बड़े औद्योगिक हड़तालों के बजाय विखंडित और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक केंद्रित हो गए। साथ ही वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों की रक्षा प्रमुख मुद्दे बन गए। अब है किसान आंदोलन पर प्रभाव। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण के कारण बाजार आधारित नीतियों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लागत में वृद्धि ने किसानों की समस्या बढ़ाई। इससे कर्ज, न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल के उचित दाम जैसे मुद्दों पर आंदोलन तेज हुए। किसान आंदोलन अधिक संगठित और व्यापक रूप लेने लगे, जिसमें विभिन्न राज्यों के किसान एकजुट हुए। उसके बाद है समग्र प्रभाव। तो उदारीकरण ने आंदोलनों की प्रकृति को बदला। वे अधिक आर्थिक मुद्दों और जीवन यापन से जुड़े प्रश्नों पर केंद्रित हो गए। साथ ही इन आंदोलनों में नए स्वरूप जैसे जन आंदोलन, धरना और राष्ट्रीय स्तर के विरोध देखने को मिले। अतः उदारीकरण ने श्रमिक और किसान आंदोलन को कमजोर भी किया और नए मुद्दों के साथ पुनर्गठित भी किया, जिससे उनकी दिशा और रणनीति में बहुत ही बदलाव आया। अब हमारा अगला प्रश्न, जो कह रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस में मुख्य तर्क क्या है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस लंबे समय से जारी और इसके कई महत्वपूर्ण तर्क सामने आते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। जहां पश्चिम में राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण पर जोर है, वहीं भारत में सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत अपनाया गया। पहला तर्क यह है कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है, इसलिए राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार आवश्यक है। यह सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है। दूसरा तर्क यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता समान दूरी के बजाय समान सम्मान की नीति अपनाती है।
राज्य जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है, जैसे सामाजिक सुधार, सती प्रथा का उन्मूलन और मंदिर प्रवेश आदि। उसके बाद है हमारा तीसरा आलोचनात्मक है, तीसरा तर्क, जिसमें कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार में तुष्टीकरण के रूप में उपयोग हुआ है, विशेषकर अल्पसंख्यकों के संदर्भ में। इससे बहुसंख्यक समुदाय में असंतोष पैदा हुआ है। और चौथा तर्क यह है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण चुनावी लाभ के लिए किया जाता है, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करता है। अंततः भारत में धर्मनिरपेक्षता एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों ही साथ लेकर चलना पड़ता है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विषयों पर लगभग 200 शब्द में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसका हमें अच्छे से टिप्पणी लिखना है उसमें। तो इसमें से पहला है आर्थिक उदारीकरण तथा श्रमिक और किसान आंदोलन। तो 1991 बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होने से अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजार आधारित नीतियों ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, लेकिन इसका प्रभाव श्रमिकों और किसानों पर मिश्रित रहा। श्रमिकों के संदर्भ में ठेका प्रथा और अस्थायी रोजगार बढ़ने से नौकरी की सुरक्षा कम हुई, जिससे श्रमिक आंदोलन में असंतोष बढ़ा। ट्रेड यूनियन की शक्ति भी कुछ हद तक कमज़ोर पड़ गई। और फिर किसानों पर उदारीकरण का प्रभाव कीमतों में अस्थिरता, लागत में वृद्धि और बाजार पर निर्भरता के रूप में दिखा। इससे किसान आंदोलन में वृद्धि हुई, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग। उसके बाद उदारीकरण ने विकास के अवसर दिए, लेकिन श्रमिकों को किसानों के लिए चुनौतियां भी पैदा की, जिससे उनके आंदोलन का स्वरूप अधिक संघर्षपूर्ण और संगठित हुआ। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, जो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता विरोधी। तो इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? धर्मनिरपेक्षता के विरोधी के बारे में पढ़ना है। तो धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण वह विचारधारा है जो राज्य और धर्म के अलगाव या सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार के सिद्धांत का विरोध करती है। इसके समर्थक मानते हैं कि धर्म को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। भारत में यह प्रवृत्ति अक्सर बहुसंख्यकवाद या सांप्रदायिक राजनीति के रूप में दिखाई देता है, जहां एक विशेष धर्म को प्राथमिकता देने की मांग होती है। उसके बाद आलोचकों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता विरोधी और रुझान सामाजिक विभाजन, धार्मिक असहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों के शरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए यह बहस भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई। उसके बाद है सांप्रदायिकता और मीडिया। सांप्रदायिकता और मीडिया का संबंध आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है। मीडिया समाज में सूचना का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह सांप्रदायिक तनाव को कम या बढ़ा दोनों सकता है। सकारात्मक रूप में मीडिया शांति, सहिष्णुता और तथ्यात्मक जानकारी को बढ़ावा देकर सामाजिक सद्भाव बनाए रख सकता है, लेकिन नकारात्मक रूप में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, फेक न्यूज और सनसनीखेज प्रस्तुति से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने इस समस्या की ओर और गंभीर बना दिया है। अतः जिम्मेदार और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है हमारा भारतीय राजनीति के लिए उदार दृष्टिकोण के बदले दायरे। भारतीय राजनीति के लिए उदार दृष्टिकोण के बदलते दायरे। भारतीय राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण समय के साथ विकसित और विस्तृत हुआ है। प्रारंभ में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर केंद्रित था, लेकिन बदलते सामाजिक आर्थिक संदर्भ में इसका दायरा व्यापक हुआ है। अब उदार दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यक
अधिकार और समावेशी विकास जैसे मुद्दों को भी शामिल करता है। साथ ही वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से यह बाजार की भूमिका और राज्य के सीमित हस्तक्षेप पर बल देता है। भारतीय उदारवाद आज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी महत्व देता है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बन सके। उसके बाद है हमारा जनजातीय और राजनीतिक आंदोलन। तो भारत में जनजातीय समुदायों ने अपने अधिकारों, पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। ये आंदोलन मुख्यतः भूमि अधिकार, वन संसाधनों पर नियंत्रण, विस्थापन और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों से जुड़ रहे हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक जनजातियों ने शोषण और उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष किया है। स्वतंत्रता के बाद भी विकास परियोजना के कारण विस्थापन ने इसके आंदोलन को तेज किया। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार ये आंदोलन सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हमारा जेंडर आधारित आंदोलन का प्रभाव। तो इसके बारे में हमने जैसा कि पहले ही पढ़ा कि ये जो है एक सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। और इसमें जो है स्पेशली जो लेडीज़ के लिए, उनके लिए आवाज़ उठाया गया है। तो उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। तो प्लीज़ इसे सब कोई नोट में लिखे कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। इनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा और स्वायत्तता की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता जिला परिषदों की स्थापना की गई है। इन परिषदों की विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि, वन, स्थानीय कर और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित कानून बनाना। 6ठी अनुसूची जनजातीय स्वशासन को बढ़ावा देकर उनकी पहचान और अधिकारों की रक्षा करती है। उसके बाद है हमारा 73वां संविधान संशोधन। तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन, ये हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था। तो यह संशोधन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लागू किया गया था। तो ये जो है 73वां संवैधानिक संशोधन ये 1992 में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना था। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनकी स्थापना की गई। जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया? 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली का स्थापना किया गया, जिसमें क्या क्या था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था। इसके अलावा ग्राम सभा को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और पंचायतों के नियमित चुनाव सुनिश्चित किए गए। इस संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाकर जन भागीदारी और ग्रामीण विकास को बहुत ही बढ़ावा दिया। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी पावर है। तो भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उनकी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं तथा प्रशासन उनके नाम से चलता है।
विधायी शक्तियों के तहत वे संसद का सत्र बुलाते, स्थगित करते और विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। वे अध्यादेश भी जारी करते हैं। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेकर क्षमा दंड में कमी या स्थगित दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियों के तहत वे राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा भारत में न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जिसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और कानून का शासन सुनिश्चित करना है। इसकी संरचना 3 स्तरों पर आधारित है, जिसमें से पहला सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। तो ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, जो संवैधानिक व्याख्या और अपीलों का अंतिम निर्णय देता है। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद है भारत में बहुदलीय प्रणाली। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है, जिसमें अनेक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और शासन में भूमिका निभाते हैं। यह प्रणाली विविधता से भरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों सक्रिय हैं। बहुदलीय व्यवस्था से मतदाताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं और विभिन्न सामाजिक, भाषाई व क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व होता है। हालांकि इससे गठबंधन सरकारों की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है। फिर भी यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व बनाती है। उसके बाद है हमारा अगला, भारत में सांप्रदायिकता। भारत में सांप्रदायिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें धर्म के आधार पर समाज में विभाजन और राजनीतिक लाभ की कोशिश की जाती है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास और संघर्ष को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिकता का प्रभाव राजनीति, समाज और चुनावों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जहां धर्म का उपयोग वोट बैंक बनाने के लिए किया जाता है। इससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। इस समस्या से निपटने के लिए धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। तो यहाँ पे होता है ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म। इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वे में पढ़ाएं और समझाएं, और ये हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने आने